रोटी में थूकने की फिर हुई हरकत। पूरी खबर विस्तार से आगे दिखाएं। थूक कर रोटी बनाने का वीडियो फिर सामने आया। इस बार घटना बुलंदशहर की है, जहां तंदूर की रोटी बनाते वक्त ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई है। शादी समारोह के दौरान घिनौनी हरकत। तंदूर रोटी में थूका, ये कैसी मानसिकता। खाने में थूकने वाली घिनौनी हरकत एक बार फिर सामने आई है। बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान किचन में खाना बनाया जा रहा था। बारातियों के लिए तंदूर की रोटी बन रही थी, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसी घटना कैद हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी में थूकता हुआ पाया गया। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने उसकी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया। अटेरना गांव की ये घटना है। इसी दौरान कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले एक नहीं कई बार थूकता दिखा। इसके बाद जैसे ही वहां पर लोगों को इसकी भनक लगी, आक्रोश बढ़ने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पहले आरोपी दानों से पूछताछ शुरू की गई, बाद में उसे गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस ले गई। आरोपी दानुष बारातियों के लिए तंदूर पर रोटियां बना रहा था। इसी दौरान उसने रोटियों पर थूक कर उन्हें सेकना शुरू किया। बारात में एक शख्स की नजर उस पर पड़ गई। उसे कुछ अजीब सा लगा। जब उसने गौर से देखा तो वो भी हैरान रह गया। पूरी घटना को उसने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक रोटी बनाते समय थूकता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस युवक की पहचान की गई है। इस युवक की पहचान दानिश पुत्र नजीर निवासी मोहल्ला पठानटोला थाना पहासू के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र पहासू में एक शादी समारोह में रोटियां बनाते समय थूक रहा था। इस वीडियो के आधार पर तत्काल युवक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खाने में थूकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यह इस तरह की पहली घटना नहीं है जिसमें खाने की चीजों को थूकने के बाद परोसा गया हो। ऐसी हरकत के पीछे आखिर ये किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्यों बार बार रोटी बनाते वक्त थूका जा रहा है? लोगों को बीमारी बांटने की ये कैसी मंशा चल रही है? कानूनी कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद के एक मंदिर को चोरों ने तीसरी बार टारगेट किया है। इस बार मंदिर के अंदर रखे हुए दान पात्र को खाली करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के पंजाब लाइन इलाके में बने इस मंदिर में अचानक चोर दाखिल होता है। वो छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरा और उसके बाद मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चेहरे को छुपाकर लाया इस चोर बेहद ही शातिराना अंदाज में मंदिर में पहुंचा। चोरी के लिए रात का वक्त चुना गया था, जब सब लोग नींद के आगोश में रहते हैं। वो अपने साथ लोहे की रॉड को लेकर आया था। सामने दान पेटी को देखकर वो उसके पास चला गया। वो दान पेटी को पहले हिलाने लगा। जब चोरी की कोशिश कारगर नहीं हुई तो इसके बाद वो दान पेटी को जमीन पर गिराने लगा। दान पेटी में बड़ी मात्रा में नोट थे। वो रॉड की मदद से दान पेटी को खोलने लगा। उसने एक कपड़ा जमीन पर बिछाया। उसने दान पेटी को फिर खड़ा कर दिया। उसने दान पेटी में हाथ डाला और एक एक करके उसमें रखे नोटों को निकालने लगा। सारे नोट उसने जमीन पर बिछाए कपड़े पर रख दिए। इस तरह थोड़ी ही देर में उसने दान पेटी को खाली कर दिया। बाद में उसने नोटों की कटरी उठाई और उसे छत की तरफ फेंक दिया। इसका मतलब साफ था कि वो अकेला चोरी के लिए नहीं आया था और उसके कुछ और साथी छत पर थे जो उसे सतर्क कर रहे थे। चोरी के बाद एक सीढ़ी की मदद से आरोपी छत पर चढ़ गया और इस तरह मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर 9-2-11 हो गया। घटना के बाद सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा मिला और अंदर का सामान बिखरा हुआ था।
जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो माजरा समझ में आ गया। नोटों के अलावा मंदिर का दूसरा कीमती सामान चुराने का भी दावा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी मंदिर में 2 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों के पोस्टर भी फ्लाईओवर पर चिपका दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 22 साल की लड़की जो नक्सली संगठन में शामिल थी, उसने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। उस पर 14 लाख रुपए का इनाम भी था। उसने एक इंसास राइफल और 3 मैगजीन के साथ सरेंडर किया है। बाईस साल की लड़की, सिर पर 14 लाख का इनाम, चेहरे पर जो मासूमियत दिख रही है, हकीकत कुछ और ही है। ये नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन में शामिल हुई थी। सुरक्षा बलों के खिलाफ इसने संघर्ष छेड़ा हुआ था। अपने कमांडरों की कई बार ढाल भी बनी और इसके ऊपर 14 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई थी। लेकिन अब राइफल के साथ इसने सरेंडर कर दिया है। सुनीता नाम की इस लड़की का कहना है कि जिस रास्ते पर ये चल पड़ी थी, अब उससे मन भर चुका था और इसलिए अब वो जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की रहने वाली सुनीता, जो एरिया कमेटी मेंबर थी, ACM रैंक की कमांडर थी। साल 2022 में इसने नक्सली संगठन से जुड़कर 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। इसने पुलिस चौकी के चौरिया कैंप में आत्मसमर्पण किया। उसने एक इंसास राइफल और 3 मैगजीन के साथ सरेंडर किया। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पहल है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार ने जिस नियत से नई आत्मसमर्पण नीति लाई थी, आज उसमें बीजापुर की रहने वाली एक ACM रैंक की जो कमांडर रही है, उसने आज अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। और दूसरी मुख्य बात ये थी कि खुद पुलिस कैंप में आके सरेंडर करना, मुझे लगता है कि ये मैं बताऊंगा कि हमारे पुलिस के ऊपर विश्वास जताता है कि जो आपसे पहले वादा किया था कि यदि आप खुद सशस्त्र आंदोलन को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आएंगे तो आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। जो मुख्य धारा में आने के लिए प्रावधान है, उन सभी के तहत जो भी आपको लाभ है वो भी अर्जित कराया जाएगा। सुनीता को मध्य प्रदेश की नक्सल आत्मसमर्पण नीति का फायदा मिलेगा, जिसमें पुनर्वास पैकेज भी शामिल है। अगर आप पुनर्वास नीति को देखेंगे तो जिस प्रकार का सेमी ऑटोमेटिक वेपन के साथ इसने सरेंडर किया है, तो करीबन 3.5 लाख रुपए उस सरेंडर में वेपन जमा करने के साथ, और जो एम्यूनिशंस लाई है 3 मैगजीन के साथ करीबन 30 लाइव राउंड्स, प्लस उसके साथ जो ग्रेनेड लॉन्चर का शेल रहता है, उसके साथ अन्य जो पिट्ठू बैग में अपनी सामग्री लाई है, लिटरेचर लाई है। और जो पुनर्वास नीति के तहत सबसे बड़ा एक प्रावधान था कि इसके ऊपर जो इनाम होगा उसकी राशि भी इसी के पुनर्वास के लिए उपयोग की जाएगी। और इसी के साथ साथ 20 लाख रुपए की राशि एक मुश्त सरकार के द्वारा इसको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जहां पर भी अपना घर बनवाना चाहती है, जमीन खरीदना चाहती है, उन चीजों में उसकी सहायता की जाएगी। फिलहाल सुनीता को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार कई सालों से ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलवाद की जड़ें कमजोर पड़ने लगी हैं, जिससे नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। वहीं अगले साल तक देश से नक्सलवाद के खात्मे की भी बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश दुनिया में धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस को अब 10 एकड़ जमीन मिलने जा रही। गीता प्रेस के नए प्रतिष्ठान धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ाया जाएगा। सौ सालों से ज्यादा वक्त का इतिहास समेटे गोरखपुर की गीता प्रेस का स्वरूप अब बड़ा होने जा रहा है। आने वाले दिनों में तंग गलियों से निकलकर गीता प्रेस का बड़ा कारखाना बनेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा ने गीता प्रेस को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गीता प्रेस को 10 एकड़ जमीन सेक्टर 27 में आवंटित होने वाली है, जिसकी कीमत लगभग 28 करोड़ के आसपास पड़नी चाहिए। और उसका विज्ञापन भी गीडा वालों ने कर दिया है और उसके लिए हम एप्लीकेशन भी देने जा रहे हैं। उस पर बातचीत चल रही है, तो ये संभावना है कि बहुत जल्दी वो ज़मीन 10 एकड़ हमको विस्तार के लिए मिल जाएगी। गीता प्रेस प्रबंधन भी काफी खुश है। प्रबंधन का कहना है कि 10 एकड़ जमीन मिल जाने के बाद गीता प्रेस में नई मशीन लगाई जा सकेंगी।
उसमें काम चल नहीं पा रहा है, हम मशीनें बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जितनी मांग है उतनी छाप के दे नहीं पा रहे हैं। तो हमको जो नई जगह मिल रही है इसमें हम और अधिक आधुनिक मशीनें लगा के और अपनी जो छपाई की हमारी कैपेसिटी है, बनाने की जो हमारी कैपेसिटी है, इसको बढ़ा के हम मांग की आपूर्ति कर पाएंगे। और उसके बाद में हम वहाँ इस तरह से भी छपाई वगैरह करेंगे कि और कुछ पुस्तकें हम इस तरह से नई निकालें कि हमारी मांग में और बढ़ोतरी हो जाए। मौजूदा वक्त में प्रेस के लिए जगह कम है और यहाँ छपने वाली किताबों की डिमांड बहुत ज्यादा है। गीता प्रेस देश दुनिया में धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। यहाँ 15 भाषाओं में सैकड़ों किताबें छापी जाती हैं। नई जगह मिलने के बाद किताबों का प्रकाशन बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गोंडा से भावुक कर देने वाली घटना सामने आई। पिता की मौत के बाद नाबालिग बेटी ने उनके शव को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के लिए परिवार अयोध्या आया। सरयू घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पिता की उठी अर्थी, बेटी ने दी मुखाग्नि। ये तस्वीरें किसी को भी अंदर तक हिला सकती हैं। इससे ज्यादा हृदय विदारक कुछ भी नहीं हो सकता। पिता के दुनिया से चले जाने का गम है, लेकिन वही नाबालिग बेटी अपने पिता को मुखाग्नि दे रही है। मन में ढेरों सवाल होंगे। जो पिता पालन पोषण कर रहा था, अब उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली हैं। अंतिम संस्कार में शामिल एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम न हुई हो। लंबी बीमारी के बाद 13 साल की सौम्या के पिता का निधन हुआ था। अंतिम संस्कार के लिए पिता के शव को अयोध्या लाया गया। सरयू के तीरे अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गई। इस दौरान सौम्या का गला रुंध गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने पिता को आखिरी विदाई दी। रानी पूर्वा गांव के रहने वाले 40 साल के पराग दत्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेजपुर में तैनात थे। पिछले कुछ दिनों से उन्हें लीवर इन्फेक्शन हो गया। उन्हें गोंडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान रविवार की रात उनकी मौत हो गई। जब शव घर लाया गया तो वहां कोहराम मच गया। अंतिम संस्कार को लेकर ग्रामीणों ने राय मशविरा किया। सहमति जताने के बाद शव को अयोध्या में लाकर विधि विधान और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। सौम्या कक्षा 8 में पढ़ती हैं। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसका कोई भाई भी नहीं है। पिता के चले जाने के बाद सौम्या पर काफी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि एक तरफ उसे अपने परिवार को संभालना है, तो वहीं जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। गोंडा से देवमणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तमिलनाडु से एक दंपति अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आया। यहां शादी की 25वीं सालगिरह को यादगार बना दिया। अंगद टीला में दोनों एक बार फिर 7 फेरे लिए और दोनों ने अयोध्या में शादी करने का फैसला लिया था। ये शादी बेहद खास है, जहां मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पति पत्नी ने अपने जीवन में दूसरी बार फेरे लिए। शादी की 25वीं सालगिरह को कई लोग बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल पहले दोनों ने अपनी शादी के दौरान एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण लिया था। वहीं राम मंदिर परिसर में फिर से 7 फेरे लेकर उस वचन को पूरा किया। रामलला की नगरी में आए ये पति पत्नी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। दोनों प्रभु श्री राम पर आस्था रखते हैं। शादी के 25 साल खट्टी मीठी यादों के साथ सफलतापूर्वक पूरे हो गए। इसलिए दोनों ने अयोध्या में फिर से 7 फेरे लेने का फैसला लिया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के अंगद टीला में वैदिक मंत्र गूंजे। तमिलनाडु के रमेश और सुजाता ने इस मौके को फिर यादगार बना दिया। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले ही इस जोड़े ने प्रण लिया था कि वो रामलला के मंदिर में विवाह करेंगे।
जब राम मंदिर बन गया तो उसी वचन को निभाने के लिए दोनों अयोध्या पहुंचे। करीब 350 मेहमान तमिलनाडु से इस अनोखी शादी में पहुंचे थे। इस खास मौके पर वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और 25 साल बाद फिर खाई साथ जीने मरने की कसमें। जो रस्म होती है उस रस्म को उस तरीके से किया तो वो एक प्रकार से विवाह हुआ। विवाह की उनके गुरुजी उनको सबको लेके आए। तुम्हारे आयु के 52 साल हो गए, इसलिए 25 वर्ष शादी को हो गए, तो इसलिए 25वीं वर्षगांठ यहाँ मनाओ शादी की, और तुमने जो संकल्प किया था वो संकल्प भी पूरा हो जाएगा और ये तुम्हारा ये उसका भी वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। वो काम उन्होंने यहाँ पर आकर के किया। शादी के बाद दोनों ने राम मंदिर ट्रस्ट के सीता रसोई अन्न क्षेत्र में एक दिन का भंडारा भी करवाया। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। भारतीय महिला क्रिकेटरों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। अब उन पर इनामों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई की ओर से 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद आईसीसी की तरफ से 39 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। दो बार फाइनल हारना, लेकिन कभी हार ना मानने का जज्बा। देश की बेटियों ने जहां कहानी पूरी तरह बदल दी, तो वहीं हर देशवासी का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया। साल 2005 में पहला फाइनल खेला और उसके बाद 2017 में, लेकिन दोनों ही बार रुसवाई हाथ लगी। लेकिन इस बार फाइनल में धमाकेदार एंट्री की और वर्ल्ड कप का खिताब भारत की झोली में डाल दिया। इस जीत के मायने काफी बड़े हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया की शेरनियों ने बता दिया है कि अब ये कारवां रुकेगा नहीं। भारतीय महिला क्रिकेटर जहां विश्व चैंपियन बनी हैं, तो वहीं अब उन पर इनामों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर 51 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम और सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर कुल 51 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं आईसीसी की तरफ से इस बार की चैंपियन भारतीय टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 39 करोड़ 55 लाख रुपए दिए गए। ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को करीब 11 करोड़ रुपए मिले थे, यानी इस बार इनाम में लगभग 239% की बढ़ोतरी हुई है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आईसीसी ने पुरुष और महिला वर्ल्ड कप के लिए समान इनामी राशि रखी। बीसीसीआई के अलावा अलग अलग राज्य सरकारों ने भी इनामी राशि का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ और हिमाचल की रेणुका ठाकुर को वहां की सरकार ने 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। कैप्टन हरमनप्रीत को एक कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं गुजरात के एक ज्वेलर ने महिला टीम को चांदी का बैट और स्टंप्स भेंट करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देव दीपावली पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी में मौजूद होंगे। शाम 5 बजे नमो घाट पहुंचकर क्रूज से घाटों को देखेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। चेत सिंह घाट पर लेजर शो और विश्वनाथ धाम के सामने आतिशबाजी का आनंद लेंगे। इस बार काशी 15 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी। 21 अर्चक द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ उनके साथ में रिद्धि सिद्धि के रूप में देव कन्याओं के रूप में दुर्गाचरण इंटर कॉलेज की 42 कन्याएं भी रहेंगी। और इस बार की देव दीपावली ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, जिसके तहत अमर जवान ज्योति की अनुकृति बनाई जा रही है और उसके सम्मुख सभी आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, वाराणसी पुलिस के शीर्ष अधिकारी रीत लेइंग करेंगे। खास इस बार देव दीपावली ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार देव दीपावली के मौके पर काशी में मौजूद रहेंगे। वो नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर देव दीपावली पर सारे घाटों को देखेंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे।
क्रैकर शो होगा। सामने देखिए क्रैकर शो की भी तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्रैकर शो के लिए यहाँ पर सारी तैयारी कर दी। गंगा में रेती के उस पार विश्वनाथ धाम के सामने क्रैकर शो होगा, शानदार आतिशबाजी होगी। तो वहीं केसिंग घाट पर लेजर शो होगा, जो लेजर शो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेजर शो पर आकर काशी के दीदार किया था। अब दशाश्वमेध घाट की बात कर लें तो इस बार दशाश्वमेध घाट की आरती भव्य और दिव्य के साथ इस बार देश प्रेम के रंग में रंगी होगी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को ये गंगा आरती समर्पित होगी। आप देखिए सामने दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान की रेप्लिका बनाई जा रही है, जो दिल्ली में देखने को मिलती है। मेरठ की बेटी ने सीए के इम्तिहान में देश में 9वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद से परिवार में खुशी की लहर है। साइंस की स्टूडेंट रही हरलीन कक्कड़ ने कॉमर्स के क्षेत्र में कामयाबी पाई। हरलीन के पिता चिरंजीव कक्कड़ बिजनेसमैन है, जबकि मां मीनू कक्कड़ न्यूट्रिशनिस्ट है। मेरठ के सोफिया कॉलेज से साल 2018 में हरलीन ने साइंस स्ट्रीम से 12th पास की थी, जिसके बाद हरलीन ने कॉमर्स का रुख किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। हरलीन ने 2019 में सीए की तैयारी शुरू की थी और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में हरलीन ने बताया उन्हें अपनी बड़ी बहन से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी मां का सीए बनने का सपना पूरा किया। सबसे बड़ा रोल उसी का ही है, क्योंकि पहले जब 12th तक थी तब वो बहुत पढ़ती थी। 12th के बाद उसने आईआईटी के लिए बहुत पढ़ाई की थी। तब मुझे था कि मैं इतना कभी नहीं पढ़ सकती। उस टाइम पे एटलीस्ट नहीं पढ़ सकती थी, और उसको देख के ही पढ़ाई करने की मोटिवेशन मिली पूरी। उसका देख के कि उसे इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में, उसका कॉलेज देखा, आईआईटी दिल्ली बहुत बड़ा कैंपस है। आई अहमदाबाद में गई थी कोविड के टाइम पे रहने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैंपस है। तो वही था कि इतना बड़ा मुझे भी कुछ करना है, तो वही उसी की वजह से है जो भी है।